हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हेलो गाइस, तो लेट्स रिवाइज डिमांड चैप्टर विद इन 10 मिनट्स। ओके, फटाफट आ जाओ गाइस। नाउ, मेरे नोट्स में मैंने जो भी अंडरलाइन किए हैं, रेड मार्किंग्स हैं, वो सब आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 4 टॉपिक्स है टोटल। मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड में पढ़ने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट है। डिमांड मींस डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, बराबर, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ओके, नाउ इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एबिलिटी टू पे। ओके, एंड डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, क्वालिटेटिव कंसेप्ट। हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। ओके, टोटल 8 to 9 पॉइंट्स है, आराम से सुनना। आपको इसमें रिलेशनशिप पढ़ने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू। नाउ, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड मतलब डिमांड किन किन चीजों की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। प्राइस इस चैप्टर का हीरो है, बराबर। प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब प्राइस कम होगा, डिमांड एक्सपांड होगा। ठीक है, प्राइस के साथ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे ना। अब प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि गाइस, रियल इनकम बराबर होती है, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में प्रिंटेड है, बराबर। प्राइस के बढ़ने से रियल इनकम कम हो जाती है, यू कैन से परचेजिंग पावर। ओके, नाउ इनकम, इनकम का डिमांड के साथ, ठीक है, 3 टाइप के रिलेशनशिप है। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है हम जितने भी गुड्स अपनी लाइफ में परचेज करते हैं, हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे लिए कुछ गुड्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम इंफीरियर कहते हैं। कुछ गुड्स हमारे लिए नेसेसिटी है, जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। कुछ गुड्स लग्जरी है या नॉर्मल है। ठीक है, इनकम का इंफीरियर गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब इनकम बढ़ेगी, डिमांड ऑफ इनफीरियर गुड्स गिर जाएगी। जब इनकम कम होगी, डिमांड फॉर इनफीरियर गुड्स विल बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि हम इनफे गुड्स कभी खरीदना नहीं चाहते, वो हमारी मजबूरी है। ओके, नेसेसिटी गुड्स का इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इट्स अ नो रिलेशनशिप, बराबर। क्योंकि नेसेसिटी गुड्स प्राइस इनकम में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, हमको वो चीजें रोज कंज्यूम करने के लिए चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं, हम जी नहीं पाएंगे। तो इनकम एंड नेसेसिटी गुड्स हैव नो रिलेशनशिप, एंड इनकम एंड लग्जरी गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी, आपकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, बराबर। सिंपल इतना ही पढ़ना था। देन थर्ड इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को जॉइंट गुड्स भी कहते हैं, एग्जांपल्स यू नो, बराबर। इसमें हम दो फैक्टर को कंपेयर करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई। मतलब प्राइस ऑफ कार तो डिमांड ऑफ पेट्रोल, या बराबर। डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इतना याद रखो। मतलब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगा, डिमांड ऑफ वाई डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी प्राइस और डिमांड है, और प्राइस फैक्टर में भी प्राइस और डिमांड है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं, तो हम कैसे पता करें कि ये प्राइस इफेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री? तो प्राइस की एक खास बात यह है कि प्राइस और डिमांड दोनों सेम गुड्स के होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस एक गुड्स का होता है, डिमांड उसके अदर गुड्स का होता है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑलवेज हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। वो गुड्स होते हैं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, बराबर। नाउ प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, सॉरी, डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी प्राइस एक्स का है और डिमांड वाई का है। लेकिन प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक, प्राइस ऑफ मैगी नूडल्स, डिमांड ऑफ yippee नूडल्स। ओके, बट दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। एक की प्राइस फॉल होगी, दूसरे की डिमांड फॉल होगी। अब एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स को पहचान नहीं पाते, क्योंकि दोनों में फैक्टर सेम है, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई।
कॉम्प्लीमेंट्री में भी और सब्स्टिट्यूट में। तो कैसे पहचानेंगे कि एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री के सब्स्टिट्यूट? रिलेशनशिप पे। अगर प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई में इनवर्स रिलेशनशिप है तो एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर प्राइस ऑफ एक्स में और डिमांड ऑफ वाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, रिलेशनशिप मैटर करेगा। फिर हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सिंपल है। अगर आप हैबिचुएटेड हैं किसी गुड्स को लेकर तो आपकी डिमांड हमेशा हाई रहेगी, बराबर। अगर आप हैबिचुएटेड नहीं है तो डिमांड हमेशा कम रहेगी। ठीक है। नाउ साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड ज्यादा है, कंट्री की पॉपुलेशन कम है डिमांड कम है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, बराबर। अगर डिपेंड करता है पॉपुलेशन कंट्री की ओल्ड है कि यंग है। अगर ओल्ड है तो डिमांड फॉर हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, वुडन स्टिक्स, व्हील चेयर, इनकी डिमांड ज्यादा होंगी। डिमांड, बराबर। अगर पॉपुलेशन यंग है तो डिमांड फॉर टॉयज, कार्स, बाइक, रेस्टोरेंट, कैफे ज्यादा होंगी। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है लोन। गाइस, लोन फैसिलिटी के ऊपर भी डिमांड ऑब्वियसली डिपेंड करती है। अगर लोन कंट्री में इजीली अवेलेबल है तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों को इजीली लोन मिलते हैं तो लोन लेके डिमांड बढ़ा लेते हैं। आजकल जैसे चीजें ईएमआई पे मिल रही हैं, ठीक है, तो हाई इजी लोन्स मोर डिमांड, डिफिकल्ट लोन लेस डिमांड, सिंपल। एक और फैक्टर है जो आपको यहीं पे पढ़ना चाहिए, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, जो मैं बाद में नोट्स में चेंज कर दूंगा, लेकिन वो मैंने एक्सेप्शंस में लिख दिए हैं, पर वो एक्चुअली एक्सेप्शन है नहीं। ओके। नाउ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन में आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, फ्यूचर की प्राइस और डिमांड प्रेजेंट की, बराबर। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपको लगता है कल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, कल के प्राइसेस कम हो जाएंगे आज की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को सस्ता खरीदना है। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कल प्राइस बढ़ने वाली है तो आज उनको सस्ता लगेगा, आज ज्यादा खरीद लेंगे, जरूरत नहीं है फिर भी होल्ड कर लेंगे। ओके। तो ये थे फैक्टर्स। गाइस, फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फैक्टर्स के बाद आपको लॉजिकली पढ़ना चाहिए वेरिएशन एंड चेंज। नाउ गाइस, वेरिएशन एंड चेंज एक लाइन का कंसेप्ट है। नाउ अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में से प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया, बराबर। अल्फ्रेड मार्शल कहता है अगर डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होगी तो उसे आप एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और डिमांड अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगी तो आप उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कहेंगे। ये दो अलग अलग वर्ड्स यूज क्यों किए गए? क्योंकि इंग्लिश वर्डिंग्स में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज एक्चुअली सेम होते हैं, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा नहीं, प्राइस के साथ डिमांड के चेंज होने में और अदर फैक्टर्स के साथ डिमांड के चेंज होने में थोड़ा सा डायग्राम से डिफरेंस आता है। कैसे ना, तो ये मैंने आपको बता दिया था। अगर प्राइस के साथ आप डिमांड चेंज करेंगे, ठीक है, अदर फैक्टर्स अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, तो आपकी डिमांड एक जगह पे ही रहेगी, बराबर है। डिमांड कर्व जगह से नहीं हिलेगा, बस मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, बराबर। डाउनवर्ड मूवमेंट को एक्सपांशन कहेंगे और अपवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। क्यों? ये मैंने आपको डिटेल थियरी में बताई थी, 1 to 10। आपको पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, बराबर। ना एक्सपांशन का मतलब डिमांड का राइज होना, तो 1 से 10 पे जाने के लिए आपको 1 से 10 पे जाने के लिए नीचे की तरफ जाना होगा। ओके, तो डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का फॉल होना, तो 10 से 1 पे जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाना होगा। तो प्राइस अगर फैक्टर है तो डिमांड को जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन अदर फैक्टर्स हैं तो प्राइस इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, तो आपका डिमांड कर्व या तो आगे की तरफ शिफ्ट होगा या तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ना उसे कहते हैं शिफ्टिंग टू राइट। शिफ्टिंग टू राइट मतलब इंक्रीज, शिफ्टिंग टू लेफ्ट मतलब डिक्रीज होगा। ओके। तो अदर फैक्टर्स कैसे मूवमेंट। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ये इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, वो फैक्टर्स के साथ जोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा इनकम एंड लग्जरी गुड्स, बराबर। इनकम बढ़ रही है, लग्जरी गुड्स बढ़ रहा है, बताओ मूवमेंट होगा कि शिफ्टिंग? तो इनकम कौन सा फैक्टर है? अदर फैक्टर, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है, शिफ्ट टू राइट होगा। अच्छा, प्राइस बढ़ रहा है, बराबर। प्राइस कम हो रहा है, इससे डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ तो रही है लेकिन प्राइस फैक्टर है तो शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्ट टू राइट नहीं होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ओ, तो फैक्टर्स और मूवमेंट एंड वेरिएशन, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने सारे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए डिटेल वीडियो लेक्चर्स में। ओके। इसके बाद आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लें। लॉ ऑफ सप्लाई कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्राइस ही फैक्टर है। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई में अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ दो बातें लिखी। लॉ ऑफ सप्लाई में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा मैं सिर्फ अपने लॉ में प्राइस को ही इंपॉर्टेंस देता हूं, मेरे लिए बाकी पूरी दुनिया कांस्टेंट है। और अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे तो प्राइस और डिमांड में आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, बराबर है ना। उन्होंने भी सिर्फ प्राइस को और डिमांड को कंपेयर किया। ऑल ऑफ यू, प्राइस एंड डिमांड विल हैव इनवर्स रिलेशनशिप,
प्राइस विल बी, अच्छा, इन दोनों में से एक, प्राइस विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिमांड विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। यस, हमेशा दो फैक्टर में से एक, डिमांड विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। और उन्होंने अपने लॉ को, ठीक है ना, कर्व में ढाल दिया। कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके, तो लॉ में प्राइस और इंडिविजुअल डिमांड कर्व को मेजर किया गया है। बराबर है, कौन से डिमांड कर्व को? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ना अब कभी कभी आपको एग्जाम में मार्केट डिमांड कर्व पूछेंगे। मार्केट डिमांड कर्व कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ मीनिंग। मार्केट क्या होता है? एक इंडिविजुअल बायर से बनता है क्या? नहीं, मार्केट बनता है हजारों बायर से। तो ठीक है, आप सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर लोगे तो मार्केट की डिमांड बन जाएगी। तो मार्केट की डिमांड क्या है? इट इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, नाउ बट लॉ में अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ प्राइस के साथ फोकस किया, अदर फैक्टर को कांस्टेंट माना। राइट, यस। नाउ लेकिन लॉ 100% परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अजम्पशंस पे बेस्ड है। बराबर, अजम्पशन क्या था? अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। बराबर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बट जो भी है, अदर फैक्टर कांस्टेंट होने के बावजूद दो इकोनॉमिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने लॉ को रॉन्ग प्रूव किया। बराबर, उसे कहते हैं एक्सेप्शंस। क्योंकि रॉन्ग प्रूव किया बट 99% लॉ करेक्ट ही है ना, इसलिए उनको एक्सेप्शन कहा गया। वो थे सर रॉबर्ट गिफन और एक थे सर वेबलिन। ठीक है, नाउ सर रॉबर्ट गिफन और ने ये प्रूव किया कि प्राइस और गिफन गुड्स के डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, इवन दो अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक्सेप्शन में आप लोगों को प्राइस और डिमांड में, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा या तो नो रिलेशनशिप मिलेगा, बट इनवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इनवर्स तो लॉ को फॉलो कर देते। इसलिए कहा जाता है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। Okay, so there is a direct relationship and the exception demand curve is downward upward sloping. Okay, तो गिफन गुड्स एक्सेप्शन है, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। गिफन सर रॉबर्ट गिफन ने इंफीरियर गुड्स पे रिसर्च किया, मतलब गरीबों पे रिसर्च किया, लेबर क्लास पे। ठीक है ना, तो उन्होंने ये पाया कि वो एक्सेप्शनली बिहेव करते हैं। बराबर, यस, लेकिन हर इंफीरियर गुड्स गिफन नहीं है। ठीक है, कुछ इंफीरियर गुड्स प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप ही मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ गिफन गुड डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जो इंफीरियर गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप करते हैं उसको गिफन गुड्स नाम दे दिया गया। ओके, नाउ देन वेबलन ने ऑपोजिट, उन्होंने अमीरों पे फोकस किया, प्रेस्टिजियस गुड्स पे। अभी अमीर जो है उनको प्राइस मैटर करता ही नहीं है, तो उनमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया, क्योंकि वो स्टेटस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं, डायमंड्स वगैरह, उल्टा प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड वेबलिन। लेकिन वेबलिन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, इसके अलग अलग नाम है, तो सारे नाम एक ही है। कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्नॉब अपील, वेबलिन, प्रेस्टिजियस, इल्यूजन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इन सबको भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है। तो गिफन गुड्स को भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रेस्टिजियस गुड्स को भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसी दोनों को एक्सेप्शन कहा गया है। एक और है तीसरा, ना डिमांड फॉर नेसेसिटी, उसको नो रिलेशनशिप है, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स जीने के लिए जरूरी है, उसके साथ नो रिलेशनशिप है। प्राइस कुछ भी हो, मुझे नेसेसिटी गुड्स चाहिए चाहिए। अरे बराबर, तो इट्स अ नो रिलेशनशिप, इसलिए एक्सेप्शन है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप इंडिकेट नहीं करता। फ्रेंड्स, नाउ इसी के साथ डिमांड चैप्टर का रिवीजन डन। कितना टाइम लगा? जस्ट 12 मिनट्स। ओके, ये रिवीजन नोट्स आपके लिए एग्जाम में काम आएंगे। बेस्ट नोट्स हैं गाइस, टू द पॉइंट। बराबर, सिर्फ इतना पढ़ो, यू कैन सॉल्व ऑल द एमसीक्यू। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डिमांड के बाद चैप्टर 2 यूनिट 1 पार्ट बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली डिमांड चैप्टर से ही डिराइव हुआ है। ओ यस, आगे बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त और मैच्योर टॉपिक है। नाउ ये एक डिसीजन मेकिंग थियोरी है। सेलर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से या उसके मेथड से नाउ कुछ डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजंस लेने के लिए आपको पता है, आपको अपने कस्टमर्स का नेचर पता होना चाहिए कि कस्टमर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। यस, तो गाइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एक मेथड है, डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसके थ्रू बिजनेसमैन
सेलर्स अपने कस्टमर्स के नेचर को पहचानना चाहते हैं, उनके रिएक्शंस को समझना चाहते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं जब प्राइस चेंज होती है, जब इनकम चेंज होती है, जब ना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज होते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट के इंपैक्ट से कस्टमर कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाउ बहुत ही मैच्योर टॉपिक है, मजा आने वाला है। देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है कि भाई इलास्टिसिटी होती क्या है। देखो एक चीज बताता हूं, इस टॉपिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो अलग अलग वर्ड है। इलास्टिसिटी अलग वर्ड है, डिमांड अलग वर्ड है। इलास्टिसिटी नाउ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी न्यूट्रल है, अगर आप यहां पे सप्लाई वर्ड लगा देंगे तो वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगी। डिमांड चैप्टर ऑलरेडी अभी अभी आपने पार्ट ए में पढ़ा, बराबर, उसी से डिराइव करेंगे। अब उसकी डिमांड की हम इलास्टिसिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। नाउ इलास्टिसिटी का मतलब है बहुत सिंपल, रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी। मतलब इलास्टिसिटी आपको यह बताएगा कि कस्टमर प्राइस के चेंज करने से कैसे रिएक्ट करता है। डिमांड कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, वो डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस के चेंज होने पे, इनकम के चेंज होने पे और अदर फैक्टर्स के चेंज होने पे। ओके, यस। नाउ तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। एक इनइलास्टिक होता है और एक इलास्टिक होता है। मतलब आई कैन से इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब है बहुत सिंपल, नाउ कस्टमर नाउ बहुत ही स्टेबल है, आपको लॉयल कस्टमर है, डिमांड में ज्यादा ज्यादा रिएक्शन नहीं आता, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब डिमांड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है रिजिडिटी, तो देयर इज अ लेस चेंज इन डिमांड। इलास्टिक का मतलब है कस्टमर बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा भी प्राइस के साथ मस्ती करोगे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, मतलब कस्टमर रिएक्ट बहुत ज्यादा करता है। तो इलास्टिक का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इन इलास्टिक का मतलब होता है रिजिड, बराबर इनफ्लेक्सिबल, मतलब आपका कस्टमर रिजिड है। ओ नाउ आपको पता है हर सेलर ये चाहता है कि उसके बिजनेस में उसके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक हो, क्योंकि इनइलास्टिक मोनोपोली इंडिकेट करता है, कस्टमर कम रिएक्टिव है, एडजस्ट कर लेता है आपके प्राइस के साथ, तो वो आपका कस्टमर कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इलास्टिक में कस्टमर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। आप समझ लो इलास्टिक का मतलब और ये कब होता है, जब आप कंपटीशन फेस करते हो। 1 रुपए का भी छोटा सा भी प्राइस में चेंज किया, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं, इलास्टिक का मतलब है हम कस्टमर का रिस्पॉन्स चेक करेंगे नाउ, कि उसका रिस्पॉन्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत कम है। बहुत कम है मतलब इनइलास्टिक है, लॉयल कस्टमर है, आप बिंदास मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं मार्केट में। ना अगर कस्टमर ज्यादा हाईली रिएक्टिव है उसे इलास्टिक डिमांड कहेंगे, आपकी डिमांड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सेंसिटिव है, ना आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं। ना बट सर इससे क्या हो जाएगा कस्टमर का रिस्पांस देखने से। कस्टमर के रिस्पांस देखने से गाइस, बिजनेसमैन जब अपने कस्टमर का रिस्पांस, अब उसका नेचर समझता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाएगा, कंपटीशन में वो दूसरे कॉम्पिटिटर से 10 कदम आगे होगा। ओ यस। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हम ये चेक करेंगे डिमांड प्राइस की वजह से कैसे रिस्पॉन्ड करता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इनकम इलास्टिसिटी, नाउ इसमें हम पढ़ेंगे इनकम के बढ़ने या गिरने से डिमांड का रिएक्शन क्या होता है। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गाइस इसमें हम पढ़ेंगे कि आपके गुड्स की डिमांड किस तरीके से चेंज होती है, कैसे रिएक्ट करती है जब उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं। ओके। और फोर्थ पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड। आप एडवर्टीजमेंट पे जब एक्सपेंसेस खर्चा करते हैं तो आपके डिमांड पे उसका क्या इंपैक्ट आता है, डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट आता है कि डिमांड पे कम इंपैक्ट आता है, मतलब एड्स के बढ़ने पर क्या डिमांड कितनी जंप करती है या डिमांड कांस्टेंट रहती है। ओके। तो गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है, ये एक्चुअली 4 फैक्टर्स है।
प्राइस डिमांड में हम प्राइस और डिमांड को कंपेयर करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी में हम इनकम और डिमांड को कंपेयर करेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई देखने वाले हैं ना, और एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट हम डिमांड पे देखेंगे। अल्टीमेटली जिसको फैक्टर्स ऑफ डिमांड में से रिलेशनशिप्स आते हैं वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशनशिप, इनकम का डिमांड के साथ रिलेशनशिप, और क्रॉस इलास्टिसिटी एंड सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशनशिप को पढ़ लें। ओके, तो शुरू करता हूं। नाउ सबसे पहले चलो स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एग्जाम का फेवरेट है। यस, जो मेन कंसेप्ट है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है ना। उसके बाद बाकी तो सारे इनकम वगैरह सारी इलास्टिसिटी डिराइव की गई हैं। ओ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रेस्पॉन्ड होता है। तो फ्रेंड्स पहले तो एक चीज बता दूं, देखो प्राइस और डिमांड में है तो इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, बराबर। नाउ ये तो हम लोगों ने कहां पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी का ये रिस्पॉन्स कहां चेक किया था, हमने लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी पढ़ लिया। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी कहता है कि प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। बट आज हमको इस चैप्टर में यह चेक करना है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरेगी, लेकिन कितनी गिरेगी, ज्यादा फॉल होगा कि कम फॉल होगा। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ओ, और गाइस इसलिए यहां पर एक फॉर्मूला बना है प्राइस का, प्राइस इलास्टिसिटी को चेक करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब हम डिमांड का चेंज लेंगे परसेंटेज में और प्राइस का चेंज लेंगे परसेंटेज में और दोनों को डिवाइड करेंगे। सर लेकिन परसेंटेज क्यों? क्योंकि गाइस लाइफ में कोई भी डिसीजंस आप लेते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, आपकी स्टडी लाइफ में, हमेशा याद रखना हम हमेशा डिसीजन एवरेज पे लेते हैं और एवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज। ओके, हर डिसीजन परसेंटेजेस पे लिया जाता है गाइस। यस, तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी भी एक एनालिसिस टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है ना, इसलिए यहां पर भी हम डिमांड और प्राइस के चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ प्राइस इलास्टिसिटी का सर यूज क्या है? नाउ क्या यूज है, मतलब बिजनेसमैन प्राइस इलास्टिसिटी चेक करके क्या ही देख लेगा? गाइस प्राइस इलास्टिसिटी से जब आप अपने कस्टमर्स का रिस्पॉन्स चेक करोगे तो सबसे बड़ी बात इस इलास्टिसिटी से बिजनेसमैन ये डिसाइड कर पाएगा कि मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस मार्केट में बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता। ओके, यस, अगर बिजनेसमैन को लगता है कि उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, वो बिंदास अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा सकता है, मतलब कस्टमर उसको लॉयल है। अगर उसको लगता है कि उसकी डिमांड, उसके गुड्स की डिमांड मार्केट में इलास्टिक है, मतलब बायर्स मतलब सेलर कंपटीशन फेस कर रहा है, तो वो उस मार्केट में प्राइस राइज नहीं करेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कस्टमर्स को रिएक्शन चेक करने के बराबर। तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी अलाउ फर्म टू प्रेडिक्ट इंपैक्ट ऑफ प्राइस ऑन चेंज ऑन इट सेल्स। प्राइस इलास्टिसिटी गाइड्स टू फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग डिसीजन, उसको प्राइस बढ़ाने चाहिए कि कम करने चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद प्राइस इलास्टिसिटी। कितने टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी होती है? तो फ्रेंड्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस के वजह से जब डिमांड चेंज होगा तो इकोनॉमिस्ट ने 5 टाइप के रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया है। यस, पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक, ना दूसरा है रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब दो कैटेगरी इनइलास्टिक की है ना, ठीक है। थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक, ये न्यूट्रल है, मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा। और फोर्थ और फिफ्थ है इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ये दोनों एक्चुअली इलास्टिक है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी दो होती है, इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। बट 5 कैटेगरी कैसे हो गई सर? ना बता देता हूं। इन इलास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और एक न्यूट्रल यूनिटरी इलास्टिक। ओके, मैं आपको डेफिनेशंस में जाने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। अगर आप वो याद रख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद करनी नहीं पड़ेंगी, आप लॉजिकली समझ जाओगे। इन इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड में कम चेंज, डिमांड रिजिड है, इन इलास्टिक मतलब रिजिड।
तो प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में लेस चेंज आएगा। देखो मैंने डी को छोटा लिखा है, बराबर। यस, लेस चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड इनइलास्टिक। नाउ ठीक है, तो आपकी डिमांड बहुत ही रिजिड है, आप मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं। इलास्टिक का मतलब है आपका डिमांड बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक का मतलब भी क्या होता है, रबर बैंड के जैसा फ्लेक्सिबल होना। तो यहां पे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स प्राइस इलास्टिसिटी में हम दो ही चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड को, राइट। तो इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में कम चेंज। यूनिटरी इलास्टिक क्या है, वो न्यूट्रल है, इसमें डिमांड में इक्वल चेंज आता है, प्राइस एंड डिमांड, ना कम ना ज्यादा। ओके, तो देखो ये बन गए आपके डेफिनेशंस। रैपिड रिवीजन में लॉजिक से चलेंगे ना। तो सबसे पहले आ जाओ परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में इकोनॉमिक्स कहना चाहता है यहां पे प्राइस बढ़े या गिरे, डिमांड सेम रहेगी, मतलब डिमांड डज नॉट चेंज, मतलब डिमांड इज कांस्टेंट, इन दिस डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अगर यहां पे अगर आप सिंबल देखोगे तो ईपी इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इनलास्टिक में ईपी इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर आप डिमांड कर्व बनाना चाहेंगे तो आपका डिमांड कर्व वर्टिकल बनेगा, बराबर। तो डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब यहां पे डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड अगर 100 चॉकलेट्स है तो प्राइस बढ़ती जा रही है लेकिन डिमांड रिमेन्स सेम। तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, बराबर। एग्जांपल्स आप ले सकते हो, इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड सॉल्ट। लेकिन मैं ऐसा बता दूं, परफेक्टली इनइलास्टिक एक मिथ है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। ओके, डिमांड कभी भी किसी की कांस्टेंट नहीं होती। बस ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड बहुत रिजिड था, डिमांड जरा भी चेंज नहीं हो रहा था, डिमांड वाज कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा था, बराबर है। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड में, इसलिए देयर इज अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन डिमांड रहेगा। तो डिमांड चेंजेस बाय स्मॉलर परसेंटेज, मतलब आई कैन से देयर इज अ लेस चेंज इन डिमांड। प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में बहुत लेस चेंज होगा, मतलब रिजिडिटी है बट थोड़ी सी कम, पहले से थोड़ी कम, इसलिए इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं। तो डिमांड में चेंज आएगा बट वेरी लेस चेंज, इसी से कहते हैं ईपी इज लेस देन वन। रिलेटिवली इनइलास्टिक का सिंबल है ईपी इज लेस देन वन, बराबर। तो ठीक है, डिमांड कर्व अगर आप प्लॉट करेंगे तो डिमांड कर्व विल बी स्टीपर कर्व, बराबर। नाम दिया गया है स्टीपर। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऑफ कोर्स डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन स्टीपर कर्व होगा, राइट। यस, एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल हो सकते हैं नेसेसिटी गुड्स, बराबर। नाउ और डिमांड की वजह से प्राइस में चेंज लेस होगा, इट इंडिकेट शॉर्ट पीरियड। नाउ रिलेटिवली इलास्टिक हमेशा मोनोपोली इंडिकेट करता है। हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब हम इलास्टिसिटी को लिंकअप में लेंगे, तब आपको ये पॉइंट बहुत काम आएगा। ओके, तो मोनोपोली क्या इंडिकेट करता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका मतलब आप बिंदास रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर किसी सेलर की मार्केट में डिमांड है उसके गुड्स की, तो प्राइस बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। ओ, क्योंकि मोनोपोली है ना, बिंदास प्राइस बढ़ाओ, कस्टमर के पास चॉइस नहीं है। और क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस नहीं है इसलिए वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, उनकी जरूरत है। रेलवे इनइलास्टिक डिमांड एंजॉय करता है, हमारे इंडिया में कैडबरी चॉकलेट इनइलास्टिक डिमांड एंजॉय करता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अमूल बटर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एंजॉय करता है। इसे देखो उन्होंने बिंदास प्राइसेस बढ़ाए हुए हैं, राइट, क्योंकि कस्टमर को दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मिल नहीं रहा। यूनिटरी इलास्टिक, ना कम चेंज ना ज्यादा चेंज, डिमांड में इक्वल चेंज आएगा ना, तो डिमांड विल चेंज एग्जैक्टली सेम इक्वल टू द प्राइस। ओके, तो इट इज इक्वल, ईपी इज इक्वल टू वन, प्राइस विल बी इक्वल टू वन। ओके, नाउ आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ना यहां पे अगर आपको कर्व बनेगा, कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन इकोनॉमिक्स इसको नाम दिया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये न्यूट्रल है, ना डिमांड में कम चेंज है ना डिमांड में ज्यादा चेंज है, इसलिए इसका इलासिटी है ईपी इज इक्वल टू वन, बराबर। यस, नाउ इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है डिमांड में ज्यादा चेंज। तो देखो क्वांटिटी डिमांड चेंजेस बाय लार्जर परसेंटेज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा प्राइस के कंपैरिजन में। ना इसका मतलब आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं। ओके, इसका सिंबल है ईपी इज ग्रेटर देन वन, बराबर। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना फिगर्स का, तो आपको डिमांड का ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा, लेकिन इट विल बी फ्लैटर। अब देखो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, रिलेटिवली इनइलास्टिक में स्टीपर कर्व था, ये फ्लैटर है, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको स्टीपर और फ्लैटर समझ में आएगा। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक इंडिकेट करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मतलब कंपटीशन मार्केट।
इट्स वेरी सिंपल। कंपटीशन है, कंपटीशन में आप कभी भी प्राइस बढ़ा के नहीं कमा सकते। जब सेलर को पता चलता है कि उसके गुड्स की मार्केट में डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, वो समझ जाता है कि मुझे प्राइस बढ़ा के नहीं, प्राइस को फॉल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना होगा। ओ, क्योंकि कंपटीशन में प्राइस बढ़ाना कभी समझदारी नहीं होती, राइट? यस। ना नॉर्मली लग्जरी गुड्स को ना इलास्टिक डिमांड्स होती है, राइट? नेक्स्ट पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है प्राइस नाउ कांस्टेंट रहेगा, डिमांड में इनफाइनेट चेंज आता है। मतलब छोटा सा प्राइस चेंज डिमांड को जीरो या इंफिनिटी तक ले जा सकता है। मतलब आप बहुत ही हाईली रिस्की मार्केट में हो, थोड़ा सा भी प्राइस के साथ मस्ती किया, डिमांड ऑफ कोर्स आसमान छू देगा या जमीन पे जीरो हो जाएगा। नाउ इसके लिए इसका सिंबल है ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसलिए डिमांड कर्व देखो हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट लाइन है, नेवर एंडिंग है, कहीं एंड नहीं हो रहा, बस बढ़ते ही चला जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गाइस परफेक्टली इन इलास्टिक प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज ये वेरी लॉन्ग पीरियड को इंडिकेट करता है। यस। नाउ जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। ओके, इसमें प्राइस इज कांस्टेंट। देखो कितना कंपैरिजन और किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कांस्टेंट होती है, प्राइस बदलता रहता है। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड इनफाइनेटली चेंज के साथ जाता है। ओ, तो फ्रेंड्स ये थे 5 टाइप की इलास्टिसिटी। नाउ रट्टा मारने वालों के लिए 5 है, नहीं तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। लेस चेंज इन डिमांड इन इलास्टिक और नो चेंज इन डिमांड इन इलास्टिक। Now, more change in demand or infinite change in demand, elastic, equal change in demand is neutral. Hope you understood, guys. Yes. अब देखो, now कुछ एनालिसिस। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा गोल्डन रूल याद रख लो। स्टीपर कर्व का मतलब है लो इलास्टिसिटी, बराबर, और फ्लैटर कर्व का मतलब है हाई इलास्टिसिटी। यस। नाउ गाइस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टीपर कर्व मतलब लेस चेंज इन डिमांड, उसे इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे, और फ्लैटर कर्व का मतलब है इलास्टिक डिमांड, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आना, बराबर। अब एक और चीज समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। मतलब ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि किस मार्केट में सेलर को प्राइस बढ़ाने चाहिए और किस मार्केट में सेलर को प्राइसेस कम कर देने चाहिए। यस। तो गाइस बड़ा सिंपल है। नाउ अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, बराबर, तो फ्रेंड्स आपको प्राइस बढ़ा के कमाना चाहिए। इलास्टिक मतलब आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा से फॉल होगा। और अगर प्राइस कम करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एडवाइजेबल है कि आप प्राइस को कम करके कमाएं, और कंपटीशन में ऑब्वियसली प्राइस कम करना ही बेटर है, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इलास्टिक मार्केट में ना प्राइस एंड सप्लाई रेवेन्यू हैव इनवर्स रिलेशनशिप। एम आई करेक्ट? यस। यूनिटरी इलास्टिक ये न्यूट्रल है, आप प्राइस चाहे बढ़ाओ प्राइस चाहे कम करो, आपका टोटल रेवेन्यू विल रिमेन सेम। लेकिन अब आ जाओ इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब मोनोपोली, बिंदास प्राइसेस बढ़ाइए ना। अब जितना ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे आपका सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि मोनोपोली है ना, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स अमाउंट। अब जितना ज्यादा प्राइस कम करेंगे आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। मतलब इन इलास्टिक मार्केट में प्राइस और रेवेन्यू हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, तो ये थी थ्योरी प्राइस इलास्टिसिटी की। बट गाइस इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ थ्योरी नहीं आती, आपको कैलकुलेशंस भी आते हैं। तो आपको कैलकुलेशंस पे भी फोकस करना होगा। ओ यस। प्राइस इलास्टिसिटी, ईपी इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1, ईपी इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी, ये पढ़ तो लिया, लेकिन सर ये लेस देन 1 इक्वल टू 1 कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो गाइस वो आता है मेथड्स से। इकोनॉमिस्ट ने प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स बनाए। वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड, अनदर वन इज आर्क मेथड, एक्चुअली आर्क मेथड प्रोपोर्शनेट मेथड ही है। नाउ देन पॉइंट इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिक मेथड, उसे पॉइंट इलास्टिसिटी कहेंगे, और टोटल आउटले मेथड। ओके, बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड, और आई कैन से ज्योमेट्रिक मेथड, और टोटल आउटले मेथड। आ जाओ जरा देख लेते हैं रैपिड रिवीजन में कि कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ प्रोपोर्शनेट मेथड में आपको फिगर्स दिए जाएंगे, आपको 4 फिगर्स दिए जाएंगे, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, बराबर। आप अपने आईसीआई मॉड्यूल में चेक कर सकते हो। नाउ ठीक है,
ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। आप लोगों को प्राइस, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, उसे कहेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप लेंगे चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100, तो आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल जाएगा। ओके, फिर आपको क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज लेना होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। मतलब आप लेंगे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100, तो आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मिलेगी और आप दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशंस करने हैं तो इसका इलेबोरेशन आएगा। नाउ इफ यू गोइंग टू सी, पहले आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी निकालोगे, तो 100 वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू जो डिनोमिनेटर है, वो जब न्यूमरेटर होगा तो रेसिप्रोकल जाएगा, प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। राइट सर, चेंज इन क्वांटिटी क्या है? ओल्ड और न्यू का डिफरेंस, डिफरेंस इन ओरिजिनल क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस क्या है? डिफरेंस इन ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस। और क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी एंड प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो आप ये फॉर्मूले को यूज करेंगे और प्रोपोर्शनल मेथड से आंसर निकालेंगे। ओके, लेकिन अब मेरी एक बात सुनना, अगर क्वेश्चन में कहे जस्ट फाइंड आउट प्रोपोर्शनल मेथड, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे यूज आर किलासिटी, तो फॉर्मूला इज सेम, देख लो आप, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इतना है कि जो क्वांटिटी है, नाउ प्लीज सुनना, और वो लोग स्पेसिफाई करेंगे कि आर किलासिटी यूज करो। नाउ अगर सिर्फ प्रोपोर्शन मेथड बोला, आर्क मेथड नहीं कहा, तो आप यहां पे सिर्फ ओरिजिनल क्वांटिटी लेंगे, आई कैन से ओल्ड क्वांटिटी क्यू में, और प्राइस में ओल्ड प्राइस। बट अगर आर किलासिटी बोला, तो आप लोग को कंसीडर करना है ओल्ड प्लस न्यू क्वांटिटी, सिर्फ ओल्ड नहीं लेंगे, ओल्ड प्लस न्यू कंसीडर करेंगे, और प्राइस में ओल्ड प्लस न्यू प्राइस कंसीडर करेंगे। तो यहां पर मैंने सिर्फ इतना ही चेंज किया है, सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी, क्यू मींस, एंड पी मींस सम ऑफ ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस। बाकी चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस विल बी द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। ओके, सो ये था प्रोपोर्शनल मेथड। राइट, प्रोपोर्शनल मेथड के बाद नाउ आप लोगों को क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मेथड आ सकता है। नाउ ज्योमेट्रिक मेथड मतलब पॉइंट इलासिटी। इकोनॉमिक्स कहता है ये एनालिसिस मेथड है। नाउ इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आप एक लीनियर डिमांड कर्व बनाएंगे जो दोनों एक्सिस को टच करे, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बराबर, देखो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मैंने स्मॉल टी एंड ग्रेटर टी लिया है। वो कहते हैं आप कोई भी डिमांड कर्व लें, उसका मिड पॉइंट हमेशा यूनिटरी इलास्टिक होगा। ओके, नाउ मिड पॉइंट विल बी ऑलवेज यूनिटरी इलास्टिक। नाउ और यूनिटरी इलास्टिक के ऊपर का एरिया हमेशा रिलेटिवली इलास्टिक होगा, मतलब ईपी इज ग्रेटर देन 1। और यूनिटरी इलास्टिक के नीचे का एरिया ऑफ द कर्व विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब मींस ईपी इज लेस देन 1। और गाइस, अगर कॉम्बिनेशन एक्स एक्सिस पे है तो ईपी इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक, और वाई एक्सिस पे है तो ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा। तो गाइस, ये एक लॉजिक है। मैं आपको एक पावर लाइन दे देता हूं, जैसे जैसे आप डिमांड कर्व में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, आपकी इलास्टिटी गिरती चली जाएगी। ओ, सो टॉप एरिया, अपर एरिया ऑफ द डिमांड कर्व इंडिकेट्स इलास्टिक डिमांड, और बॉटम एरिया इंडिकेट्स इन इलास्टिक डिमांड, अब वो परफेक्टली हो या रिलेटिवली हो। और मिड पॉइंट इंडिकेट्स यूनिटरी इलास्टिक, न्यूट्रल। राइट, तो आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। When the slope linear demand curve is constant, elasticity is different at a different point. बराबर, it is explained that now elasticity goes on increasing. बराबर, if you move from t to t towards t, as at midpoint it is equal to 1. Right? Hope you understood. Yes sir. Point elasticity, guys, ये point elasticity का ही पार्ट है। Now sir, अगर इनसे elasticity कैलकुलेट होती है तो which method is better? फ्रेंड्स, अगर आपको प्राइस के मेजर चेंजेस देखने हैं, अगर एक बिजनेसमैन को अपने प्राइस मेजर चेंजेस, वो प्राइस में मेजर चेंज करने वाले हैं, मतलब प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं या प्राइस को बहुत ज्यादा डिक्रीज करने वाले हैं, बराबर, तो गाइस आप लोगों को प्रपोर्शनल मेथड से डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आपको प्राइस में बहुत ही स्लाइड चेंज करना है और उसका भी रिस्पॉन्स चेक करना है विथ मोर एक्यूरेसी,
इफ स्मॉल चेंज इन प्राइसेस का भी आपको स्लाइड चेंजेस का भी अगर आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्स चेक करना है तो पॉइंट इलास्टिसिटी विल बी द बेस्ट मेथड। तो देखो दिस मेथड इज यूज ओनली व्हेन चेंज इन प्राइस इज वेरी नेग्लिजिबल और स्मॉल चेंज। लार्ज चेंज इन प्राइस का अगर डिमांड का रिस्पॉन्स चेक करना है कि कस्टमर ज्यादा प्राइसेस को चेंज करने से कैसे रिएक्ट करेंगे तो प्रोपोर्शन मेथड इज ऑलवेज एडवाइजेबल। स्लाइट चेंजेस स्मॉल एकदम स्लाइट प्राइसेस को चेंज करना है, 1 या 2 रुपए से प्राइस बढ़ा रहे हो बराबर, तो फिर और उसका भी रिस्पॉन्स चेक करना है तो फिर पॉइंट इलास्टिसिटी आपके लिए बेस्ट एडवाइजेबल मेथड होगा। ओके, नाउ अब आ जाओ टोटल आउटले मेथड। गाइस टोटल आउटले मेथड में आप कैलकुलेशंस नहीं करने वाले, ये एक डायरेक्ट एनालिसिस मेथड है। बाकी दोनों मेथड में ना गाइस प्राइस प्रपोर्शन मेथड में आपने प्राइस और डिमांड को कैलकुलेशंस में लिया, मतलब यू कंपेयर प्राइस एंड डिमांड। बट गाइस यहां पर टोटल आउटले में यू आर कंपेयरिंग एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। ओ आउटले का मतलब है एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स कहते हैं आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप प्राइस को एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करके भी इलास्टिसिटी पता लगा सकते हो। फाइन, यस। नाउ एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट किया गया? प्राइस इज इंक्रीजिंग तो डिमांड इज फॉलिंग। देखो जब 1 रुपी है तो मेरी डिमांड है 8 चॉकलेट्स, तो मैं कितना खर्चा करने को तैयार हूं? 8। तो एक्चुअली P इंटू क्यू इज माई टोटल एक्सपेंडिचर। ओ बट हम यहां पर डिमांड को कंपेयर नहीं कर रहे, डिमांड का कॉलम सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए बनाया। वी आर कंपेयरिंग प्राइस एंड आउटले, और यहां पर 3 बातें निकल कर आती हैं। इकोनॉमिक्स कहता है अगर 3 ट्रेंड देखोगे, प्राइस राइज हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इकोनॉमिक्स कहता है जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो हमेशा आपके गुड्स की डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, दैट इज ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1। तो फ्रेंड्स इस मेथड में आप एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सीधा रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो वेन एवर देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, हमेशा याद रखना यू आर एंजॉइंग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके मतलब प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर का बढ़ना और प्राइस के फॉल होने से एक्सपेंडिचर का फॉल होना, तो आपको मिलेगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, अगर प्राइस राइज हो या फॉल हो लेकिन आपका एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो उसे कहते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में नो रिलेशनशिप। तो व्हेन प्राइस एंड डिमांड के बीच में नो रिलेशनशिप इज देयर, इट्स कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, इट्स कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। और अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस के राइज होने से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, या प्राइस के वाइस वर्सा प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इकोनॉमिक्स कहता है प्राइस और एक्सपेंडिचर में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर हमने प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया, इसलिए इसे टोटल आउटले मेथड कहते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में गजब के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आपके मॉड्यूल में इसके ऊपर बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। ओ तो फ्रेंड्स इसी के साथ प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट होता है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट। नाउ ये चीजें समझ आई। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने प्राइस और डिमांड को कंपेयर किया है। 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है और मेथड्स है प्रोपोर्शनेट मेथड, नाउ ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड और टोटल आउटले मेथड। अब स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स सेम इलास्टिसिटी है, मैं फिर कह दूं जो लोग रट्टा मारेंगे ना उनको लगेगा अलग अलग इलास्टिसिटी है, नहीं, इलास्टिसिटी इज न्यूट्रल। इलास्टिसिटी सिर्फ इतना देखता है कि डिमांड में ज्यादा चेंज होगा कि कम चेंज होगा। अगर आप प्राइस को डिमांड के साथ कंपेयर करो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाता है, लेकिन इसमें हम इनकम को डिमांड के साथ कंपेयर करेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। डेफिनेशंस वहीं के वहीं हैं। ओ यस, लेस चेंज इन डिमांड मतलब इनइलास्टिक, ना मोर चेंज इन डिमांड मतलब इलास्टिक, इक्वल चेंज इन डिमांड मतलब यूनिटरी इलास्टिक। राइट, अगर उसको प्राइस के साथ डिमांड का रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो तो वो रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, ना रिलेटिवली परफेक्टली प्राइस इलास्टिक बन जाएगा, और अगर आप इनकम को चेक कर रहे हो तो वो बन जाएगा इनकम इलास्टिसिटी। इसे देखो दोनों के फिगर्स, दोनों के डेफिनेशंस, दोनों के कैलकुलेशंस एक्चुअली सेम है। तो इन दिस वी आर कंपेयरिंग इनकम एंड डिमांड। अब आप लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था। इनकम का डिमांड के साथ 3 रिलेशनशिप्स है गाइस। नाउ इनकम का नेसेसिटी गुड्स के साथ
नो रिलेशनशिप है। इनकम का इंफीरियर गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ एंड इनकम का लग्जरी गुड्स या नॉर्मल गुड्स के साथ नाउ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एम आई करेक्ट? यस। नाउ नो रिलेशनशिप का मतलब है इनकम चाहे बढ़े या कम हो, आपकी डिमांड नेसेसिटी की कांस्टेंट रहेगी। नाउ इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है इनकम राइज होगी तो डिमांड फॉल होगी, इनकम फॉल होगी तो डिमांड राइज होगी। और डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है इनकम राइज होगी तो डिमांड भी राइज होगी, और इनकम फॉल होगी तो डिमांड भी फॉल होगी। ये आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में इनकम फैक्टर पढ़ा है, बस वहीं से इनकम इलास्टिसिटी डिराइव हुई है। तो यहां पर हम ये चेक करने वाले हैं इनकम के चेंज होने से डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब डिमांड में ज्यादा बदलाव आते हैं कि कम बदलाव आते हैं। ज्यादा बदलाव को इलास्टिक कहेंगे और कम बदलाव को इनइलास्टिक कहेंगे। एम आई करेक्ट? यस। तो देखो डेफिनेशन वही का वही है। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी में और डिमांड का इनकम इलास्टिसिटी में सब कुछ सेम है, खाली एक वर्ड चेंज हुआ है, प्राइस के बदले इनकम लग गया है। ओ गाइस, इनकम वेलोसिटी से सेलर क्या देखना चाहता है? गाइस, इनकम वेलोसिटी से नाउ सेलर फ्यूचर की डिमांड्स को फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ने वाली है तो डिमांड बढ़ेगी, या फिर स्टैग्नेशन या रिसेशन आने वाला है तो इनकम कम होगी, तो हम सप्लाई भी कम करें। ओ, तो इनकम वेलोसिटी सेलर्स को फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। ओके गाइस, इनकम वेलोसिटी भी प्राइस वेलोसिटी की तरह 5 टाइप्स है, लेकिन देर आर ब्रॉडली 3 कैटेगरीज। नेगेटिव इनकम वेलोसिटी, नाम दिया है जीरो इनकम वेलोसिटी एंड पॉजिटिव इनकम वेलोसिटी। फ्रेंड्स, नेगेटिव इनकम वेलोसिटी का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत सिंपल। नाउ ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है नो रिलेशनशिप, आप चाहिए तो लिख के रख सकते हैं। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब चीजें बहुत क्लियर है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, इसका मतलब ये इंफीरियर गुड्स होंगे, क्योंकि इंफीरियर गुड्स को ही नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है, क्योंकि इनकम का इंफीरियर गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। Oh, तो negative income elasticity is always for inferior goods. मतलब when income will increase, now demand will decrease and vice versa. इसलिए इसका जो सिंबल है वो नेगेटिव आएगा, आगे माइनस का साइन आएगा। सिंबल कुछ भी आ जाए, EY इज इक्वल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, पर आगे माइनस का साइन लगेगा। ओके, जीरो इनकम इलास्टिसिटी मतलब नो रिलेशनशिप। इसका मतलब these necessity goods always have now zero income elasticity, बिकॉज नेसेसिटी गुड्स के साथ ना इनकम का नो रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स इनकम चाहे बढ़े या कम हो, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, तो डिमांड डज नॉट चेंज। आप देख रहे हैं डिमांड डज नॉट चेंज, तो ये नेसेसिटी गुड्स के साथ हमेशा इनकम का जीरो इनकम इलास्टिसिटी होगा। डायरेक्ट पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप। गाइस, ये लग्जरी गुड्स या नॉर्मल गुड्स के लिए होता है। नाउ तो आप मैंने पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ लेस चेंज इन डिमांड, डिमांड में लेस चेंज हो सकता है इनकम के कंपैरिजन में। इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में लेस चेंज, इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में इक्वल चेंज, और इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में मोर चेंज। मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। राइट? यस। तो देखो स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, एग्जैक्टली सेम मतलब इक्वल चेंज इन डिमांड एज पर चेंज इन इनकम। सेम डेफिनेशन द प्राइस, बस प्राइस को हटा दो, और सिंबल भी वही, EY इज लेस देन 1, EY इज इक्वल टू 1, EY इज ग्रेटर देन 1। नाउ तो बट पॉजिटिव रहेंगे, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, बट डिमांड में कम बढ़ना राइज होगा। इसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी बट डिमांड में बहुत ज्यादा राइज आएगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक, EY इज इक्वल टू लेस देन 1 है। अगर डिमांड में लेस चेंज आता है तो उसे नॉर्मल गुड्स का इलास्टिसिटी कहेंगे, और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है तो उसे लग्जरी गुड्स कहेंगे। सर लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स में कुछ फर्क है? हालांकि नहीं, लेकिन दोनों नेसेसिटी नहीं है। लग्जरी मतलब सुपरफ्लुअस, नॉर्मल गुड्स मतलब नॉन नेसेसिटी। तो नॉर्मल गुड्स इज समथिंग जो नेसेसिटी के कैटेगरी में भी नहीं आता, लग्जरी की कैटेगरी में भी नहीं आता। बराबर ना? तो लेस देन 1 तो नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स। ओ, तो देखो इसी के साथ इनकम इलास्टिसिटी इज एक्चुअली ओवर। फाइन 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 फाइन। तो देखो नाउ
मेथड टू कैलकुलेट इनकम वेलोसिटी, ये तो थियोरी थी, एम आई करेक्ट? नाउ इससे आपने डेफिनेशंस को समझा, अब आ जाओ कैलकुलेशंस पे। प्राइस इलास्टिसिटी में तीन मेथड्स थे, प्रोपोर्शनेट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड और टोटल आउटले मेथड। बट गाइस इनकम इलास्टिसिटी में एक ही मेथड है, वो है प्रोपोर्शनेट मेथड। बराबर, प्रोपोर्शनेट मेथड में आपको चेंज इन इनकम सेम फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस के बदले चेंज इन इनकम अपॉन इनकम इनटू 100। सेम प्रोपोर्शन मेथड है, बट वहां पे प्राइस था, यहां पे इनकम है। तो देखो फॉर्मूला इज आल्सो सेम, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू इनकम अपॉन चेंज इन इनकम। फ्रेंड्स इसमें भी दो चीजें, आर्क मेथड, नॉर्मल प्रोपोर्शन मेथड। अगर नॉर्मल प्रोपोर्शन मेथड आया तो चेंज इन क्वांटिटी में ओल्ड माइनस न्यू क्वांटिटी लेंगे, और चेंज इन इनकम में ओल्ड इनकम माइनस न्यू इनकम लेंगे, मतलब डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू वन। इनकम मतलब ओनली ओल्ड एंड क्वांटिटी मतलब ओल्ड क्वांटिटी एंड ओल्ड इनकम, विच आई हैव रिटन ओवर हियर। Difference between original quantity and new quantity. Change in income means difference between original income and new income. Only quantity means original quantity and only y means original income. But friends, आपके मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस है जिसमें लिटरली ये लिखा है कि इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो बाय आर्क मेथड। अगर आर्क मेथड आ जाए ना, तो आर्क मेथड में और नॉर्मल प्रोपोर्शन मेथड में सिर्फ एक ही फर्क है गाइस, वो है कि यहां पर आर्क मेथड अगर बोला तो क्वांटिटी में आप ओल्ड प्लस न्यू क्वांटिटी लेंगे, और इनकम में आप ओल्ड प्लस न्यू इनकम कंसीडर करेंगे। बस दिस मच विल बी द डिफरेंस। ओके, यस सर। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा आंसर जो इलास्टिसिटी आएगा ईवाई, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऑफ कोर्स बिकॉज हम कैलकुलेशंस में नेगेटिविटी को कंसीडर नहीं करते, बट फ्रीज आप प्लीज अंडरस्टैंड करना, आपको उसके आगे माइनस का साइन डालना है, क्योंकि यहां पे इनकम इलास्टिसिटी में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी भी है और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी है। तो आप रिलेशनशिप को चेक करोगे, आप क्वेश्चन को वापस रीड करके चेक करोगे, क्या इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो प्लीज आप उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, और अगर आपको लगता है इन क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता है इनकम एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आप अपनी इलास्टिसिटी को पॉजिटिव रखेंगे। फाइन सर, हमको समझा। ऑल ऑफ यू, यस। तो आपको माइनस का साइन या पॉजिटिव का साइन एक्चुअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो इसी के साथ इनकम इलास्टिसिटी हमने कंप्लीट करी। नाउ ठीक है, इसमें हम इनकम और डिमांड को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन सारे डेफिनेशन सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी था, राइट? यस सर। नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स को एनालिसिस करेंगे। ओके, यस, बड़ा सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है। नाउ सुनना जरा, इसमें हम प्राइस और डिमांड को ही कंपेयर करने वाले हैं। तो सर अगर हम प्राइस और डिमांड को ही कंपेयर करेंगे तो ये तो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी, नहीं। नाउ इसमें हम प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई को कंपेयर करेंगे। मतलब प्राइस, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं, तो प्राइस ऑफ कार, डिमांड ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेन, डिमांड ऑफ इंक। ओके, नाउ गाइस, अगर प्राइस और डिमांड दोनों सेम गुड्स के होते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, लेकिन प्राइस और डिमांड जब दोनों अलग अलग गुड्स के होते हैं तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। फाइन, तो देखो इलास्टिसिटी वहीं की वहीं है, लेकिन यहां पर प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और का चेक करने वाले हैं। ओके, अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक, प्राइस ऑफ मैगी नूडल्स, डिमांड ऑफ yippee नूडल्स। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा क्रॉस इलास्टिसिटी चेक करने का, क्योंकि इलास्टिसिटी के फंडे थोड़ी बदल रहे हैं, खाली आप फैक्टर्स को कंपेयर करने के लिए चीजें बदल रहे हो। तो देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, दो अलग अलग गुड्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी भी इनकम इलास्टिसिटी की तरह तीन कैटेगरीज में है। क्रॉस इलास्टिसिटी तीन पार्ट्स में है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। फ्रेंड्स पढ़ना बड़ा आसान है, इसमें कोई डेफिनेशंस नहीं है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप का दूसरा नाम है पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप, हालांकि मैंने लिख रखा है।
राइट क्यों? क्योंकि एक झटके में आपको समझाऊंगा। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है नो रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव मींस इनवर्स। अब आप थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पे जाओ, डिमांड चैप्टर में। मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कौन सा रिलेशनशिप था ना, और सब्स्टिट्यूट गुड्स को कौन सा रिलेशनशिप था? कैन यू टेल मी दिस? गाइस, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स को होता है। तो फ्रेंड्स, नाउ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद रखना, गुड्स विल बी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमेशा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ऑलवेज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। ओके ओके, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है अनरिलेटेड गुड्स। मैंने यहां पे एग्जांपल लिख रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सब सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी ना गाइस, नो डाउट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूट में आंसर सेम आएंगे, लेकिन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गाइस। एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक होता है क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट, एक होता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सर इसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट की तीन कैटेगरीज होती है। हाँ गाइस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि गुड्स एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट है, तो इतने सेम है कि आप रिप्लेस कर लोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ टाटा का नमक और किसी प्यूरो का नमक। अब नमक नमक ही है, बराबर है। आप कोई भी ब्रांड का नमक खरीद लो, बराबर सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सॉल्ट यूज किया, क्योंकि दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब आपने रिप्लेस किया तो भी आपको पता भी नहीं चलेगा, गुड्स आर एग्जैक्टली सेम, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है, कोल्ड ड्रिंक का बेस्ट एग्जांपल है पेप्सी एंड कोक, बराबर है। यस, पेप्सी एंड कोक। अब पेप्सी और कोक में टेस्ट थोड़ा सा फर्क समझ में आता है, तो आप रिप्लेस कर तो सकते हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो चेंज किया है, पेप्सी को कोक से रिप्लेस किया है, बराबर। बेस्ट एग्जांपल एक और लूं, आपको नूडल्स खाने हैं, मैगी नूडल्स, yippee नूडल्स। थोड़ा टेस्ट का फर्क आएगा, लेकिन आप रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि दोनों है नूडल्स। तो उसे कहते हैं क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट नहीं है, पब्लिक को पता चल जाएगा, कंज्यूम करने वाले को, कि हाँ थोड़ा सा ब्रांड चेंज हुआ है, क्वालिटी चेंज हुई है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जरा भी पता नहीं चलता। ओके, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, गाइस जबरदस्ती एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। ओ, बराबर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। इट्स लाइक मैं मुझे राजस्थान जाना है, मैं रेलवे के बदले फ्लाइट से जा रहा हूं, बराबर है। ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूं पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सब्स्टिट्यूट यूज हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बराबर। तो तीन टाइप के सब्स्टिट्यूट होते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का हमेशा इंफिनिटी, उसका अगर आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो इंफिनिटी तक जा सकता है। मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का कर्व, अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आपको मिलेगा। ओ, अगर क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट है तो नो डाउट आपकी इलास्टिसिटी पॉजिटिव ही रहेगी, EC इज इक्वल टू पॉजिटिव फिगर, लेकिन लार्ज होगा। मतलब आपको आंसर आएगा 5 6। तो क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट का जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, अपवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर। ओके, बिकॉज सब्स्टिट्यूट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप ना, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, याद रखना। यस, नो क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट में हमेशा स्मॉल होगा, वो थोड़ा स्टीपर होगा। ये स्टीपर है, देखो नाउ, स्टीपर कर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अरे ये चीज समझो आप। ओके, तो तीन टाइप के सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमेशा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव, इसमें कोई टाइप्स नहीं है। इसे कर्व देखो, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा डिमांड का, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, इससे से नेगेटिव कहते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो भी सिंबल आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसके आगे आप माइनस का साइन डालेंगे, क्योंकि नेगेटिव शुड इंडिकेट माइनस का साइन। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में नाउ EC विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में देयर आर गुड्स आर अनरिलेटेड। सर गुड्स आर अनरिलेटेड मतलब, गुड्स आर अनरिलेटेड का मतलब है इस तरीके से, आप प्राइस ऑफ पोटैटो ले रहे हो और डिमांड ऑफ चेयर ले रहे हो, तो पोटैटो के प्राइस से डिमांड ऑफ चेयर पे कोई फर्क आने वाला है नहीं। मतलब दो अनरिलेटेड गुड्स को आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपका डिमांड का होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, सॉरी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी
तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इज फॉर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट तीन टाइप के हैं ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जिसका ईसी इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जा सकता है, क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट जिसका ईसी इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा लेकिन लार्ज हो सकता है, और नो क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट। बराबर फ्लैटर कर्व, स्टीपर कर्व और होंगे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नाउ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नाउ तो ईसी का जो भी फिगर आएगा आगे आप माइनस का साइन पुट ऑन करेंगे, और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में नो रिलेशनशिप होगा, दो अनरिलेटेड गुड्स। होप यू अंडरस्टूड, यस सर। अब आ जाओ, ये तो थी थियोरी। अब कैलकुलेशन, आपको एग्जाम में कभी कभी क्रॉस इलास्टिसिटी के भी कैलकुलेशन आ सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी के कैलकुलेशंस वैसे के वैसे ही हैं जैसे प्राइस इलास्टिसिटी था। Percentage change in quantity demand of goods X upon percentage change in quantity demand of goods Y. There is only one method, that is proportionate method. दूसरा कोई मेथड नहीं है। सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X बराबर, तो यहाँ पे आप ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी लेंगे। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X तो आप यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल क्वांटिटी लेंगे। प्राइस ऑफ Y मीन्स ओरिजिनल प्राइस, और चेंज इन प्राइस मीन्स ओल्ड माइनस न्यू प्राइस कंसिडर करेंगे। अब आपको जो भी फिगर आएगा इनिशियली पॉजिटिव आएगा, लेकिन गाइस आप प्लीज चेक करेंगे कि जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया है उसमें प्राइस ऑफ वाई और डिमांड ऑफ एक्स में रिलेशनशिप कौन सा है। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो आपको जो भी आंसर आएगा आप उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, तो क्रॉस इलास्टिसिटी शुड बी नेगेटिव। याद रखना कैलकुलेशंस में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएंगे, आपको पॉजिटिव आएंगे, लेकिन आपको माइनस का साइन लगाना है या नहीं लगाना है ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा। यस क्योंकि रिलेशनशिप से ही आप कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर पाते हो। ओके लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कैलकुलेशन करने के बाद कि प्राइस ऑफ वाई में और डिमांड ऑफ एक्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो प्लीज आपका जो आंसर होगा उसके ऊपर आगे माइनस का साइन नहीं लगेगा। इसका मतलब गुड्स आर सब्स्टिट्यूट एंड पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगी। ओके सर, वी हैव अंडरस्टूड। सो ये था क्रॉस इलास्टिसिटी जिसमें हम प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स को एनालाइज करते हैं। अब आ जाओ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। गाइस इसमें हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का डिमांड पे इंपैक्ट चेक करने वाले हैं। और एक चीज बता दूं, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी वहीं की वहीं है, फिर मैं बता दूं नाउ, लेकिन एडवर्टीजमेंट और डिमांड में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आपका जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट इंपैक्टिव होगा उतनी ज्यादा आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और सेलर एडवर्टीजमेंट करता क्यों है, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। नाउ तो सर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का यूज क्या है। फ्रेंड्स इसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और डिमांड। मतलब हम डिमांड का रिस्पॉन्स चेक करेंगे एडवर्टीजमेंट के खर्चे से। अगर बिजनेसमैन को पता चलता है, नाउ इस इलास्टिसिटी से ये पता चलेगा, नाउ सेलर को ये पता चलता है कि उसके एडवर्टीजमेंट पे उसने जो खर्चा किया उसका क्या इंपैक्ट आया। इंपैक्ट ज्यादा था, मतलब ज्यादा डिमांड चेंज हुई है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वाज हाईली इंपैक्टिव। तो बिजनेसमैन को ये रियलाइज हो जाता है कि उसको अगर सेल बढ़ानी है तो एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना होगा। लेकिन अगर वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करता है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता या लेस चेंज आता है, मतलब इन इलास्टिक, तो उसको ये समझ में आता है कि एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं रहा है, फ्लॉप शो रहा है उसका एड कैंपेन, और एडवर्टीजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ऑल ऑफ यू, तो लेट्स स्टार्ट विथ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। इसमें हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हैं, percentage change in demand upon percentage change in advertisement expenditure, percentage change on spending on advertisement, बराबर। यस नाउ इसमें टेंशन मत लो, कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। इसमें भी प्राइस इलास्टिसिटी की तरफ फोर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। EA इज इक्वल टू जीरो, EA इज इक्वल टू जीरो का मतलब है ना परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओ EA इज लेस देन वन मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। डेफिनेशन वही के वही है। EA इज इक्वल टू वन मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और EA इज ग्रेटर देन वन मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। राइट नाउ रिलेटिव परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब EP इज इक्वल टू जीरो था, ये EA इज इक्वल टू जीरो है। EA इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कुछ ऐसा हुआ है कि आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चे तो किए बराबर, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया।
मतलब आपका एड कैंपेन इज यूजलेस, अगली बार से आप एड कैंपेन नहीं करेंगे, इट्स ए वेस्ट ऑफ मनी। तो डिमांड डज नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल ड्यू टू इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब आपका एड कैंपेन सुपर फ्लॉप है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने से भी डिमांड ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो एड कैंपेन करना बंद कर देना चाहिए। ओके, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, जितना सेल होना है उतना ही होना है। फाइन। लेस देन वन का मतलब है नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड में इंक्रीज हुआ है, आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया लेकिन बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, मतलब आपका एड कैंपेन में से स्लो रेस्पॉन्स आ रहा है डिमांड में, तो इंक्रीज इन डिमांड इज लेस, खर्चा ज्यादा हो रहा है, सेल कम बढ़ रही है। तो पर्पस एड कैंपेन सुपर फ्लॉप नहीं हुआ है लेकिन स्लो रेस्पॉन्स है। तो आप लोगों को सेलर को समझना चाहिए कि उसको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए। EA इज इक्वल टू 1, मतलब न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। मतलब आप लोग अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 10% से इंक्रीज करते हो तो आपका डिमांड भी 10% से ही बढ़ता है, मतलब इक्वल सेम प्रोपोर्शनेट में चेंज आता है। अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 20% से करते हो तो आपका डिमांड भी 20% से राइज होता है। तो अब गाइस यहाँ पे बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि मेरे को सेल कितना बढ़ाना है, 30% से, तो उसको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा भी 30% से राइज करना होगा। ओके, मतलब इक्वल रिस्पॉन्स आ रहा है। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मतलब आपका एड कैंपेन सुपर सक्सेसफुल रहा है, पब्लिक गजब इन्फ्लुएंस हुई है, आपकी डिमांड आपके एडवर्टीजमेंट से ज्यादा इंक्रीज होती है, मोर चेंज इन डिमांड, तो डिमांड इंक्रीजेस इन हायर प्रोपोर्शन। बराबर। तो गाइस हमेशा हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी रिलेटिवली इलास्टिक हो, मतलब वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करे 100 करोड़ लेकिन डिमांड उसका सेल बढ़े 500 करोड़। ओ, दिस इज कॉल्ड मोर चेंज इन डिमांड। बराबर। सुपर प्लॉफ एडवर्टीजमेंट, EA इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब आपका एड कैंपेन जीरो है, आपको एड भी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करना चाहिए, डिमांड में जरा भी चेंज नहीं आता। बराबर। स्लो रिस्पॉन्स मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक, EA इज लेस देन 1। इक्वल रिस्पॉन्स मतलब यूनिटरी, और सुपरबली रिस्पॉन्स मतलब EA इज ग्रेटर देन 1। अगेन कह दूं, मोर चेंज इन डिमांड, लेस चेंज इन डिमांड, इक्वल चेंज इन डिमांड का सारा गेम है। राइट तो इसी के साथ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी मैंने किया है कंप्लीट। होप यू अंडरस्टूड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। यस सर, तो चारों इलास्टिसिटी मैंने कंप्लीट की। राइट लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सब में एक चीज कॉमन था। नाउ इलास्टिसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, फॉर्मूले कैलकुलेशंस कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहे। राइट, प्राइस इलास्टिसिटी इन सब का बेस है। नाउ डिमांड में ज्यादा चेंज तो इलास्टिक, अब वो प्राइस के बढ़ने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो उसको रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी कह देंगे। एडवर्टीजमेंट की वजह से ज्यादा चेंज आ रहा है तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक एडवर्टीजमेंट की वजह से कह देंगे। नाउ इनकम की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी कह देंगे। ओ, लेस चेंज मतलब इन इलास्टिक, इक्वल चेंज मतलब यूनिटरी इलास्टिक। होप यू अंडरस्टूड, सबका थियोरी का बेस एग्जैक्टली सेम। फाइन, समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक। नाउ इलास्टिसिटी के बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इस टॉपिक में गाइस मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से कभी कभी डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है और कभी कभी डिमांड कम रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कभी कभी डिमांड इनइलास्टिक होती है, कभी कभी डिमांड इलास्टिक होती है। नाउ जैसे आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था, वैसे अब पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इकोनॉमिस्ट कहता है इलास्टिसिटी मतलब डिमांड में ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ज्यादा चेंज आएगा कि कम चेंज आएगा, ये बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करता है। तो पहला रीजन है नंबर ऑफ यूजेस। इकोनॉमिस्ट कहता है गाइस गाइस गाइस, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिंगल यूज होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मल्टीपल यूज होते हैं। सिंगल यूज वाले प्रोडक्ट्स में डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, दे ऑलवेज एंजॉय इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन मल्टीपल यूज वाले गुड्स में हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, मतलब राइज होगा तो भी बहुत ज्यादा, फॉल होगा तो भी बहुत ज्यादा। सर एग्जांपल सिंगल यूज में ले सकते हो आप आयरन, आयनिंग द क्लोथ्स, बराबर है। मल्टीपल यूज में आप ले सकते हो मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मिल्क मल्टीपल यूज है, आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो विद टी, विद कॉफी, मिल्क शेक्स, कर्ड, मिल्क, दही, बटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, दूसरा है टाइम पीरियड। गाइस पीरियड पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। अगर शॉर्ट पीरियड है तो इनइलास्टिक होगा क्योंकि कस्टमर को रिस्पॉन्स देने का टाइम ही नहीं मिला, टाइम बहुत शॉर्ट है।
ना इसे देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक प्राइस में, प्राइस इलास्टिसिटी मैंने बताया था, परफेक्टली इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक इंडिकेट्स वेरी शॉर्ट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड, वहां पे हमने अदर पॉइंट्स में लिखा है। लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक डिमांड होती है क्योंकि कस्टमर को बहुत टाइम मिल रहा है, बराबर। इससे वेरी लॉन्ग पीरियड को इनफाइनाइट चेंज कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, और लॉन्ग पीरियड में रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ओ, हैबिट गाइस, अगर कंज्यूमर हैबिचुएटेड है तो गाइस प्राइस कुछ भी हो, डिमांड में जरा भी चेंज नहीं आएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तक रहेगा इलास्टिक। क्योंकि अगर लोगों को आदत लग गई है, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स है, अल्कोहल है, तो प्राइस कुछ भी हो उसकी डिमांड जरा भी कम नहीं होने वाली, राइट। प्राइस रेंज पे भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स गाइस। इकोनॉमिक्स कहता है हम अपनी लाइफ में जो भी गुड्स खरीदते हैं उसको तीन ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ गुड्स जो हम परचेज करते हैं वो वेरी लो प्राइस के होते हैं, मतलब 2 रुपीज, 5 रुपए, 6 रुपए का प्रोडक्ट्स होते हैं, 10 रुपए का प्रोडक्ट होता है। कुछ गुड्स हमारे लिए मीडियम प्राइस होते हैं, मतलब ना महंगे ना सस्ते, और कुछ गुड्स वेरी हाई प्राइस के होते हैं, जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, हाउस प्रॉपर्टी खरीदना 80 लाख 90 लाख, कार खरीदना, ये सब वेरी हाई प्राइस होते हैं। अब इकोनॉमिक्स कहना चाहता है कि गाइस जो प्रोडक्ट्स वेरी लो प्राइस के होते हैं ना वो हमेशा इनइलास्टिक डिमांड होती है, मतलब उसके प्राइस के बदलने से डिमांड चेंज नहीं हो सकती। क्यों? एकदम सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैचिस ले लो आप, मैच बॉक्स 1 रुपए का आता है, अगर मार्केट में 2 रुपए हो गए तो क्या आप डिमांड छोड़ दोगे? नहीं, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 2 रुपए से क्या ही फर्क पड़ जाना है, ठीक है, हम खरीद लेंगे। तो इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड में लेस चेंज। वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट्स आल्सो एंजॉय इनइलास्टिक डिमांड। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर आप घर खरीद रहे हो, आपका बजट 90 लाख का है, लेकिन फैमिली वालों को 95 लाख का घर पसंद आया, तो क्या 5 लाख रुपए के लिए घर की डील छोड़ दोगे? नहीं, आप खरीद लोगे ना। वेरी हाई प्राइस, क्योंकि आपका दिमाग ये कहेगा कि जब मैं 90 लाख रुपीस खर्चा कर रहा हूं तो 5 लाख, हालांकि 5 लाख रुपीस का फ्लक्चुएशन मैटर करता है, बट 90 लाख खर्चा करने वाला 5 लाख रुपए का डिफरेंस नहीं देखेगा, वो खरीद लेगा, तो डिमांड में चेंज नहीं आता। ओ, तो वेरी लो प्राइस एंड वेरी हाई प्राइस दोनों को इलास्टिक डिमांड होती है, बट मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स ऑलवेज हैव इलास्टिक डिमांड। मिडिल क्लास मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स ना, थोड़ा भी प्राइस चेंज आया डिमांड में बहुत ज्यादा राइज या बहुत ज्यादा फॉल आता है। ओ, नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गुड्स। गाइस इलास्टिसिटी गुड्स के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। हाँ यार ये तो है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो हमेशा इनइलास्टिक डिमांड होगा। सर क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे लिए वो गुड्स जरूरी हो जाते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। अब मैंने कार खरीद ली है तो पेट्रोल तो मेरे लिए खरीदना जरूरी है ना, तो पेट्रोल का प्राइस कुछ भी हो मुझे पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, तो पेट्रोल के डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूट हैव हाईली इलास्टिक, मतलब मैं इनफाइनेट चेंज तक कह सकता हूं। सर क्यों? क्योंकि मैं रिप्लेस कर सकता हूं चीजों को। कंपटीशन, पेप्सी एंड कोक। अब पेप्सी में अगर 1 रुपए का भी प्राइस आया ना तो गाइस पेप्सी छोड़ दूंगा, कोक की डिमांड इनफाइनेटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेस कर सकता हूं तो 1 रुपया भी ज्यादा क्यों दूं। कंज्यूमर का ये मेंटालिटी होता है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे लिए कंपलसरी गुड्स हो जाते हैं मेन प्रोडक्ट को चलाने के लिए, इसलिए वहां पे डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। सब्स्टिट्यूट गुड्स में 1 रुपए में भी चेंज आया तो डिमांड बहुत ज्यादा फॉल होगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो मैं सस्ती चीजें खरीदूंगा। तो हाईली इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिसिटी नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करती है। सिक्स्थ पॉइंट है इनकम। ऑफ कोर्स प्राइस और इनकम लाइफ के मेन कंसेप्ट्स हैं गाइस। इनकम का प्रोपोर्शन बराबर मतलब बजट। नाउ इकोनॉमिक्स कहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ गुड्स ऐसे खरीदते हो, लाइफ मतलब महीने का खर्चा, घर खर्चा चलाने का, जिसपे आपकी इनकम का लेस प्रोपोर्शनेट खर्चा होता है, आपकी इनकम का एक छोटा सा खर्चा होता है जिसको हम बजट कह सकते हैं। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसे हम बाय करते हैं जिसपे हमारे बजट का, हमारी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा खर्चा होता है। अब इकोनॉमिक्स कहना चाहता है वो गुड्स जिसके ऊपर आपकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा खर्चा होता है, अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएं तो भी आपकी डिमांड में जरा भी फॉल नहीं आएगा, वो है इनइलास्टिक डिमांड। क्योंकि अगर वो गुड्स जिसपे मेरी इनकम का एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज खर्चा होता है, तो गाइस उसके प्राइसेस अगर बढ़ भी जाए तो मैं डिमांड को फॉल नहीं होने दूंगा, मैं खरीद लूंगा, मतलब इनलास्टिक डिमांड, लेस चेंज इन डिमांड होगा। लेकिन अगर जिन प्रोडक्ट्स पे मेरी इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा खर्चा होता है, अगर उनके प्राइसेस में चेंज आए तो मेरा बजट हिल जाएगा, मुझे सेक्रीफाइस ज्यादा करने पड़ सकते हैं नाउ, तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, इलास्टिक डिमांड। बेस्ट एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे घर का मंथली खर्चा, घर चलाने का मंथली मेरा बजट है 1 लाख रुपीज, एक एग्जांपल ले रहा हूं ना, 1 लाख रुपीज है। अब मान लो मूवी देखने जा रहा हूं अपने फैमिली के साथ, अब वहां पे मूवीज में पॉपकॉर्न्स बराबर है, अब आपको पता है पॉपकॉर्न्स 500 रुपीज 200 रुपीज के आते हैं,
अब 200 रुपीज 500 रुपीज का पॉपकॉर्न जो टब खरीद रहे हो, आपको पता है कि मार्केट में थिएटर के बाहर ना वो पॉपकॉर्न उतने सारे आपको 20 रुपीज में ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं 500 रुपए के, महंगे होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि गाइस मूवी में महीने में एक बार देखने जाता हूं, मेरी इनकम में से एक छोटा सा हिस्सा खर्चा हो रहा है, तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। लेकिन वेजिटेबल्स बराबर मेरी इनकम का, रोज वेजिटेबल्स खरीदते हैं, रोज मिल्क खरीदते हैं, वो घर चलाने के लिए, उसमें मेरी इनकम का मेजर खर्चा होता है। वेजिटेबल्स और मिल्क का अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज हुआ तो गाइस मुझे डिमांड बहुत ज्यादा गिरानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी इनकम का मेजर पार्ट उस पर खर्चा होता है। अगर वो महंगे हो गए मेरा बजट हिल जाएगा, राइट? यस, तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो लेस प्रोपोर्शन इन इलास्टिक डिमांड, हाई प्रोपोर्शन इलास्टिक डिमांड। समझ आया? यस सर। टाइप्स ऑफ गुड्स, गाइस इलासिटी टाइप्स ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करती है। गुड्स आपके लिए नेसेसिटी है कि गुड्स आपके लिए लग्जरी हैं। अगर नेसेसिटी गुड्स हैं, ऑब्वियसली इनइलास्टिक डिमांड होगी नेसेसिटी गुड्स की, क्योंकि प्राइस में कुछ भी चेंज आए हम नेसेसिटी गुड्स की डिमांड को कम नहीं होने देते। ये लाइफ सेविंग गुड्स हैं ना, इसको कंज्यूम करना जरूरी है। हाँ, लेकिन प्राइस में अगर थोड़ा भी महंगा हुआ, हम सबसे पहले जो ड्रॉप करते हैं वो लग्जरी गुड्स करते हैं। तो लग्जरी गुड्स ऑलवेज एंजॉय इलास्टिक डिमांड, इसमें डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, बढ़ेगा तो भी बहुत ज्यादा, गिरेगा तो भी बहुत ज्यादा, राइट? सिचुएशंस, हमारी लाइफ में कभी कभी सिचुएशंस पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है ना। कुछ गुड्स हमारे लिए अर्जेंट होते हैं, अर्जेंसी गुड्स होते हैं, तो गाइज फिर हमारे लिए इनइलास्टिक डिमांड होगा। हम 100 रुपए का 200 रुपया भी देने को तैयार हैं, क्योंकि वो गुड्स मेरे लिए अर्जेंट है, डिमांड कभी ड्रॉप नहीं होगी। एक्चुअली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एंजॉय कर सकते हैं यहाँ। लेकिन अगर डिमांड कैन बी पोस्टपोन, मेरे लिए अर्जेंट गुड्स नहीं है, मैं आज नहीं, एक महीने के बाद भी खरीद सकता हूं, 15 दिन के बाद भी खरीद सकता हूं, तो गाइज थोड़ा भी वो प्राइस, उन गुड्स के प्राइसेस महंगे हो गए ना, हम डिमांड फटाक से ज्यादा चेंज लेंगे, ड्रॉप कर देंगे, 15 दिन के बाद खरीद लूंगा, सस्ता होने का वेट करूंगा। ये तो वो बात हो गई कि मैं अमेजोन में, बराबर है, कुछ चीजें महंगी लग रही हैं, खरीदनी है, बट मैं उसे कार्ट में ऐड करके रखता हूं और डिस्काउंट्स ऑफर्स आने का वेट करता हूं, इलास्टिक डिमांड, क्योंकि वो गुड्स मेरे लिए अर्जेंट नहीं है। तो नॉन अर्जेंट गुड्स पोस्टपोन किए जा सकते हैं, इसलिए वो इलास्टिक डिमांड एंजॉय करते हैं, डिमांड में ज्यादा चेंज। अर्जेंसी गुड्स मुझे अभी के अभी चाहिए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा इन इलास्टिक डिमांड। सो ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपके डिमांड के रेस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक। होप यू अंडरस्टूड गाइज। यस, सो फ्रेंड्स, मैंने एकदम रैपिडली लेकिन क्वालिटी के साथ सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है मेरा, स्टूडेंट्स मेरी बात सुनना, ये इलासिटी सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी का एक्सरे है। जिसने ये समझ लिया, जिस सेलर ने अपनी कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझ लिया, बराबर है गाइस, उस सेलर का बिजनेस और वो कंपटीशन में 10 कदम आगे रहेगा, क्योंकि वो अपने सारे डिसीजंस साइकोलॉजी से लेगा। और कस्टमर की साइकोलॉजी आप इलास्टिसिटी से देख सकते हो, है ना? यस, तो रीड करो वापस। बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिसीजन मेकिंग टूल था ये, है ना? तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन, सिंपल वर्ड्स क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो, ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।